दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त का बड़ा ऐलान। बोले विपक्षी दल कर रहे पहलवानों का इस्तेमाल, देश की छवि को कर रहे खराब। ये आपको बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये बयान प्रदर्शनकारी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच में हुई हाथापाई के बाद आया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया है और वो देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो गई सुलह। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चली लंबी बैठक। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राजस्थान के मसले को लेकर हो रही बैठक खत्म हो गई। दोनों नेताओं में सुलह हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत की बैठक करीब 4 घंटे तक चली। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुस्कुराते हुए बाहर निकले। इस दौरान राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने हाई कमान पर फैसला छोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीतकर बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर हुई बैठक पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी लंबी चर्चा चली। हमारा आंतरिक आंकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली हैं, हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं। जो कर्नाटक में किया उसे दोहराएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ का बड़ा ऐलान। बोले मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने वाली राहुल गांधी की बात से हम पूरे तरीके से सहमत। ये आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष व अन्य नेताओं के साथ बैठक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि अभी बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। चुनाव में कैसी रणनीति बनाई जाए, मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस पर कमलनाथ ने कहा कि मैं राहुल गांधी की बात से पूरे तरीके से सहमत हूं और इस बार कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के 150 सीटें जीतने के ऐलान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनाएगी अपनी सरकार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या यह है कि मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली में बैठकें होती हैं। जनता गिड़गिड़ा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि भाजपा आगामी चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी देख रहे सपना। ये आपको बता दें कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में 150 से अधिक सीटें जीतने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी सपना देख रहे हैं। उन्होंने कर्ज माफ करने और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। हम सभी ने देखा कि उसका क्या हुआ। उनकी टिप्पणी का भी यही असर होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 150 सीटें जीतने का राहुल गांधी मात्र सपना देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के विरोध के बीच अजीत पवार ने नई संसद भवन की जमकर की तारीफ। ये आपको बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने एक बार फिर अपनी पार्टी और गठबंधन की लाइन से अलग हटकर बयान दिया है। एक तरफ संसद के नए भवन के उद्घाटन का एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विरोध किया तो साथ ही शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पार्टी ने भी बहिष्कार किया। तो वहीं अगले दिन अजीत पवार ने अपनी अलग राय व्यक्त की है। अजीत पवार ने कहा कि देश की आबादी को ध्यान में रखते हुए जो कि 135 करोड़ पार कर रही है का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि संसद के नए भवन की जरूरत थी। कोरोना काल के दौरान यह रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। अब इस नए संसद भवन में सभी को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा क्या टीपू सुल्तान ने यही देखने के लिए कुर्बानी दी थी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए नई संसद समर्पित की है। इसमें 19 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था। अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ओवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आपने प्रधानमंत्री और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी। इसमें ईसाई पादरी, सिख गुरु और मौलाना को भी होना चाहिए था। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि ऐसा लगा कि दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। क्या टीपू सुल्तान ने यही देखने के लिए कुर्बानी दी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अफसोस हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर नई संसद में प्रवेश किया है।
अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार 2024 में भी जीतकर सत्ता बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। खेल मंत्री का कहना है कि भाजपा समाज के सशक्तिकरण में विश्वास करती है, न कि तुष्टीकरण में। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना लिया था, लेकिन भाजपा ने 9 सालों में सिर्फ विकास किया है, कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे बुनियादी संस्थानों का निर्माण किया है। हमारी सरकार सिर्फ जनता की सेवा करने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति में विश्वास करता है, इसीलिए हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम एक बार फिर 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता और जनता की सेवा बरकरार रखेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा मध्य प्रदेश में जीतेंगे 150 सीटें। मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिया मजेदार जवाब। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में मिली शानदार जीत से कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव को लेकर भी जोश में दिखाई दे रही है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की राज्य इकाई के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हमें 136 सीटें मिली हैं। जो कर्नाटक में किया है हम वही मध्य प्रदेश में दोहराने जा रहे हैं। अभी हमारी लंबी बातचीत हुई, हमारा आंतरिक आकलन कहता है कि मध्य प्रदेश में हमें 150 सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि अपनी बात रखकर जब राहुल गांधी जाने लगे तो इसी दौरान पत्रकारों ने राहुल गांधी से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया। इस पर राहुल गांधी वापस आए और फिर पुरानी बात को दोहराकर बोले कि हमें 150 सीटें मिलने वाली हैं और फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से बड़ी चतुराई से राहुल गांधी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल को टाल गए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की रेस में कमलनाथ का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। अगली बड़ी खबर, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बोले नेता केजरीवाल के समर्थन में ना दिखें। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा की गई। इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करने की सलाह दी। दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन को भी खारिज कर दिया। हालांकि आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। केजरीवाल इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी में भी इस पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन को खारिज कर दिया है। हालांकि आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। अगली बड़ी खबर, असम को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। ये आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्य असम को भी सोमवार को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। बता दें कि उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली वंदे भारत पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच में चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि आज असम सहित पूरे उत्तर पूर्व की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस यहां पर रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाएगी और इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के लिए नई वंदे भारत और पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के साथ ही कश्मीर में भी चुनाव की आहट, सियासी गर्मी हो गई शुरू। ये आपको बता दें कि पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती घाटी के प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में जाकर माथा टेक कर आई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद रैलियां शुरू कर चुके हैं। इन रैलियों में वो धारा 370 हटाने से पहले के कश्मीर की मांग करने लगे हैं। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर में चुनाव कराने के साथ पाकिस्तान से बात करने का विवादित बयान भी देने लगे हैं। सियासी जानकार भी मानते हैं कि घाटी में G20 की हुई सफल बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। संभव है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो गई सुलह, एकजुट होकर चुनाव लड़ने का किया फैसला। ये आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह हो गई है। पार्टी आलाकमान के साथ में करीब 4 घंटे की लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। निश्चित रूप से हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे और ये भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई होगी। इससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर शाम करीब 6 बजे मुलाकात की। कुछ मिनट के बाद राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने अशोक गहलोत के साथ करीब आधे घंटे तक विचार विमर्श किया। इसके बाद पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बुलाया गया। करीब 2 घंटे बाद सचिन पायलट बैठक में शामिल हुए। लंबे अरसे के बाद यह पहली बार है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में आमने सामने बैठे हैं। बैठक में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान से नेता जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। पार्टी नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान इकाई में अंदरूनी कलह को दूर करने और दोनों नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए भी कड़ी मशक्कत कर रहा था। इससे पहले सचिन पायलट को लेकर चल रही फॉर्मूले वाली खबरों पर अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे या आलाकमान पूछे कि आप कौन सा पद लेंगे, ऐसा रिवाज मैंने नहीं देखा है और ऐसा कभी होता नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। अगली बड़ी खबर, सनसनीखेज वारदात से फिर दहल उठी दिल्ली। चाकू से 16 साल की लड़की को गोदता रहा हैवान, चुपचाप देखते रहे लोग। आपको बता दें कि दिल्ली से एक दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना सड़क के बीचों बीच हुई। पब्लिक देखती रही और उधर आरोपी चाकू से नाबालिग पर वार करता रहा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल नाम के लड़के पर हत्या का आरोप है। इस शख्स ने 16 साल की लड़की की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी। आसपास लोग वहां से गुजरते रहे और हत्या होते देखते रहे और लोग अनदेखा करते रहे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में रोजाना 2 बेटी और 6 महिलाओं से होता है दुष्कर्म। नेताओं की राजनीति के बीच कब तक मरती रहेंगी बेटियां। ये आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को जब गोरखपुर की निर्भया के साथ में दिल्ली में दरिंदगी हुई थी तो पूरे देश का खून खौल उठा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। लोगों का गुस्सा देखकर एक बार ऐसा लगा कि शायद अब किसी निर्भया के साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध लगातार हो रही अपराध की घटनाएं बता रही हैं कि निर्भया कांड में उपजा लोगों का गुस्सा कब का यमुना में बह चुका है और राजधानी अब भी महिलाओं के लिए उतनी ही असुरक्षित है जितनी की कभी पहले थी। एक सभ्य समाज के लिए ये आंकड़े बेहद शर्मनाक हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 2 से ज्यादा नाबालिग बेटियों और लगभग 6 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता है। आपको बता दें कि राजधानी के लोग इस बात पर बेहद नाराज हैं कि इस तरीके की भीभत्स घटनाओं पर भी हमेशा राजनीति भारी पड़ जाती है। निर्भया कांड के समय अरविंद केजरीवाल सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर निष्क्रिय होने का आरोप लगा रहे थे। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है तो वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथ होने के कारण दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना को लव जिहाद बताया है और कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे लव जिहाद नहीं बता रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी जाती है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है, उन्हें दिल्ली की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि शाहबाद में हिंदू युवती साक्षी की मुस्लिम युवक शाहिल पुत्र सरफराज के द्वारा की गई ये सीधे तौर पर लव जिहाद की घटना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे लव जिहाद कहने से बच रहे हैं क्योंकि इससे उनके मतदाता दूर हो जाएंगे। बेटियों के मामले में इस तरीके की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने अभियुक्त साहिल सरफराज को गिरफ्तार करने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हत्याकांड का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, 16 साल की लड़की के मर्डर पर बोली स्वाति मालीवाला, सारी हदें हो गई पारा, मैंने इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं देखा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे अपने करियर की सबसे भयानक वारदात बताते हुए कहा कि सारी हदें पार हो गई हैं। घटना के बारे में ट्वीट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू से गोद कर मारा गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। सारी हदें पार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं देखा। अगली बड़ी खबर, पटना में होने जा रही विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक, 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए बनाया खास प्लान। ये आपको बता दें कि विपक्ष की एकजुटता की कायदा बीते कई महीनों से लगातार जारी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच विपक्ष ने तय किया है कि एक बड़ी बैठक बिहार के पटना में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रविवार को हुई मीटिंग से ये संकेत मिले हैं कि बीजेपी विरोधी पार्टियों की बहुप्रतीक्षित बैठक पटना में 12 जून को होगी। हालांकि जेडीयू के किसी भी सीनियर पदाधिकारी ने ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, पर मीटिंग में मौजूद कई नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह खुलासा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। यानी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक पटना में 12 जून को होने जा रही है। यह बैठक मोदी सरकार को हटाने के लिए की जा रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।